अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का लेक्चर है वो है लास्ट लेक्चर है। इससे जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो हमने बेसिकली स्टडी एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो फॉर बेसिकली पाइप फ्लो के लिए हमने डिस्कशन की थी। उसमें हमने डिटेल में जो है ना मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। तो ये जो लास्ट लेक्चर है इट इज़ अबाउट ओपन चैनल फ्लो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि ओपन चैनल फ्लो होता क्या है। तो मैं दोबारा ज़रा ओपन चैनल फ्लो को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ओपन चैनल जो है वो एक पैसेज होता है जिसमें से वाटर फ्लो करता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो उसकी अपर सरफेस होती है ओपन चैनल फ्लो की, इट इज़ एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। और जो फ्लो होता है वो इट इज़ जस्ट ड्यू टू द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। अब जैसे कि मैंने बात की थी कल्वर्ट्स की, एक्विडक्ट्स की, स्टॉर्म सीवर्स की, इसमें जो सरफेस ऑफ वाटर होती है ना, इट इज़ इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। अब ओपन चैनल फ्लो बेसिकली इट मीन्स द फ्लो थ्रू चैनल दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड इट हैव अ फ्री सरफेस। या फिर इसको इस तरह कह सकते हैं कि इट इज़ अ सरफेस एट विच शीयर स्ट्रेस इज जीरो। ये चीज़ याद रखनी है, ओपन चैनल फ्लो में जो शीयर स्ट्रेस होती है यानी टॉ वो ज़ीरो होती है। ठीक है, और जो स्ट्रेस होती है ओपन चैनल फ्लो में वो कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस होती है। मतलब कि ये एक चैनल है, ये बेड है चैनल का, ये चैनल की टॉप सरफेस है, वाटर जो है उसमें फ्लूइड जो है उसकी टॉप सरफेस। तो मैंने बात की कि ओपन चैनल फ्लो जो है बेसिकली या सरफेस की अगर मैं बात करूं वो सरफेस होती है जिस पे शीयर स्ट्रेस जीरो होती है, टॉ जीरो होती है, टॉ इज शीयर स्ट्रेस। और जो सरफेस होती है इट हैज़ कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब ये 90 डिग्री टू दिस सरफेस कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस होती है पॉइंट पे। ठीक है, तो जो कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस है यानी सिग्मा एन, कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस वो किसके इक्वल होती है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है। क्योंकि ओपन चैनल फ्लो की मैंने डेफिनेशन में यही बताया था कि जो सरफेस ऑफ वाटर होती है वो इन कांटेक्ट होती है विद द एटमॉस्फेयर, और जो फ्लो होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है ओपन चैनल फ्लो के केस में वो किसके इक्वल होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है। ठीक है, जो सरफेस पे प्रेशर, वाटर सरफेस की जो टॉप सरफेस है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है। तो ओपन चैनल फ्लो इज अ सरफेस एट विच शीयर स्ट्रेस इज जीरो बट इट हैज़ कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस। ये एक चीज़ याद रखनी, ये एक नई एडिशन की है मैंने जो लास्ट टाइम एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें। ठीक है, सो जो प्रेशर होता है फ्री सरफेस पे वो एटमॉस्फेरिक होता है। जब फ्लूइड जो होता है एक्सपोज होता है ओपन सरफेस पे तो उसमें कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस होती है। अब एक और बात लास्ट टाइम मैंने बताई थी कि सिर्फ ओपन चैनल फ्लो यही नहीं होता, फ्लो इन चैनल्स और कैनाल्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, रिवर्स हो गया। एक क्लोज कॉन्ड्यूट में भी फ्लो जो है वो ओपन चैनल फ्लो हो सकता है अगर फ्लूइड का जो लेवल है इट फॉल्स बिलो द क्राउन ऑफ पाइप। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पाइप का ये जो पॉइंट होता है आउटसाइड पे टॉप मोस्ट पॉइंट उसको हम कहते हैं क्राउन। अगर फ्लूइड लेवल जो है वो क्राउन ऑफ पाइप से नीचे हो, लाइक यहाँ तक हो, यहाँ तक लेवल हो, ठीक है, तो इस केस में भी जो पाइप में फ्लो हो रहा होगा उसको भी ओपन चैनल फ्लो कहेंगे। इसको पाइप फ्लो लाजमी नहीं है कि पाइप के अंदर जो फ्लो होगा उससे पाइप फ्लो कहेंगे, नहीं। अगर जो फ्लूइड का लेवल है वो क्राउन ऑफ पाइप से नीचे है यानी पाइप पार्शली जो है वो फुल है, तब भी फ्लो कौन सा हो सकता है? उस क्लोज कॉन्डुइट में ओपन चैनल फ्लो हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी स्ट्रेस होगी? कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस होगी इस पाइप में भी। एटमॉस्फेयर है ना ऊपर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस। अब ओपन चैनल फ्लो की स्टडी क्यों ज़रूरी है? डिफरेंट पर्पसेज हैं। इनमें से एक पर्पस है टू एस्टिमेट द डिस्चार्ज। रिवर्स में या कैनाल्स में डिस्चार्ज को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए ओपन चैनल फ्लो की स्टडी बहुत ज़रूरी है। कैनाल डिज़ाइन में जब हम कैनाल्स डिज़ाइन करते हैं उसमें भी ओपन चैनल फ्लो की स्टडी जो है वो
चाहिए होती। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप डेवलप करना है फ्लो डेप्थ और डिस्चार्ज का, तो चैनल में हो रहा है, मतलब फ्लो डेप्थ क्या है यहाँ पे और डिस्चार्ज का आपस में रिलेशन क्या है, डेप्थ और डिस्चार्ज के कैसे वेरिएशन आ रही है, तो उसके लिए भी इसकी स्टडी जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो ओपन चैनल फ्लो है उसमें हम फ्लो जो एज्यूम करते हैं वो स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो एज्यूम करते हैं। डिटेल्ड डिस्कशन हो चुकी है व्हाट इज़ स्टेडी फ्लो एंड व्हाट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो, दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा रहे हैं, हमने इस पर पूरा एक लेक्चर किया था कि स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो इसमें एजम्पशन हम ओपन चैनल फ्लो में यही लेते हैं कि जो फ्लो है वो स्टेडी होता है या यूनिफॉर्म हो। अच्छा, अब डिफरेंट जो फार्मूलाए हैं वो यूज़ होते हैं ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए। मैंने ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज फाइंड करना है, तो जो फार्मूलाए यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? चेजिस फार्मूला, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बेजिन्स फार्मूला है, कटर्स फार्मूला है, मैनिंग फार्मूला है, ठीक है। ये डिफरेंट फार्मूला जो है ना यूज़ होते हैं स्टडी करने के लिए, डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए ओपन चैनल फ्लो। एक चीज़ याद रखनी है कि ओपन चैनल फ्लो जो है इट इज़ ओनली अ केस ऑफ लिक्विड, ठीक है। ओपन चैनल क्योंकि गैसेस कभी देखिए ओपन टू एटमॉस्फेयर हो, गैसेस में जो फ्लो होता है वो पाइप फ्लो होता है। तो ओपन चैनल फ्लो जो है इट इज़ ओनली अ केस ऑफ लिक्विड। इन केस ऑफ गैसेस जो होती है ना देयर इज़ नो फ्री सरफेस। गैसेस के केस में कोई फ्री सरफेस नहीं होती, गैसेस की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। तो ओपन चैनल फ्लो इट इज़ ओनली अ केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड कोई भी हो सकता है, हम क्योंकि वाटर में वाटर कंसीडर करते हैं तो लिक्विड कोई भी हो सकता है। कोई ऑयल है, ऑयल की ट्रांसपोर्ट है पाइप में, ठीक है, फ्यूल है, लिक्विड कोई भी हो सकता है। लेकिन ओपन चैनल फ्लो इट इज ओनली अ केस ऑफ लिक्विड। गैसेस के केस में कोई फ्री सरफेस नहीं होती, ठीक है। अब ओपन चैनल फ्लो में जो है चैनल डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने अगर देखा हो डिफरेंट शेप के चैनल्स जो हैं वो इस फ्लो में हो सकते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, ट्रेपेजाइडल शेप हो सकती है, ठीक है, स्क्वायर शेप हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह का चैनल होता है ट्रेपेजाइडल, जो ट्रेपेजाइड की शेप होती है लाइक दिस, इस तरह रेक्टेंगुलर शेप ये होती है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप है, लेट्स सपोज ये वाटर का लेवल यहाँ तक है, यहाँ पे वाटर का लेवल यहाँ तक है। तो ओपन चैनल फ्लो में चैनल डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है। और जो फ्लो होता है ओपन चैनल फ्लो में वो स्टेडी भी हो सकता है, अनस्टेडी भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यानी कि कम्बिनेशन भी हो सकती है, लाइक स्टेडी यूनिफॉर्म या स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन हम एज्यूम जो करते हैं अपनी स्टडी में, तो हम ये एज्यूम करते हैं जो फ्लो है वो स्टेडी और यूनिफॉर्म। लेकिन टाइप ऑफ ओपन चैनल फ्लो डिफरेंट है, स्टेडी है और अनस्टेडी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या इनका कम्बिनेशन। तो ये था बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन ओपन चैनल फ्लो का। आगे चलते हैं। उससे पहले मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि डिफरेंट फार्मूलाए यूज़ हो सकते हैं ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए। उनमें से पहला है चेजिस फार्मूला। अब चेजिस फार्मूला क्या है इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब चेजिस फार्मूला जो है वो बेसिकली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ होता है ओपन चैनल की। ठीक है, चेजिस फार्मूला जैसे मैंने बात की इट इज़ यूज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ओपन चैनल फ्लो। अब वेलोसिटी जब फाइंड हम कर लेंगे तो उससे डिस्चार्ज हम डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। जब ये वेलोसिटी हम फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी किससे फाइंड करेंगे, चेजिस फार्मूला से फाइंड करेंगे, तो हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है। अब ये फार्मूला बेसिकली आप नेम्ड आफ्टर चेजी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, सी अंडर रूट एम आई,
चेजिस फार्मूला के थ्रू वेलोसिटी इसके इक्वल आ रहा है। अब इसमें c जो है वो चेजिस कांस्टेंट है, ठीक है, ये चेजिस कांस्टेंट है। m हाइड्रोलिक रेडियस है, m जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, या फिर इसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी कहते हैं। और i जो है ये है बेड स्लोप, ठीक है। अच्छा, m लिखो या r लिखो, डेरिवेशन में कभी m यूज किया जाता है कभी r, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो कोई मसला नहीं, लेकिन पता होना चाहिए जो आपने पैरामीटर यूज किया है ये है क्या, m या r, m भी लिख सकते हैं r भी लिख सकते हैं। m क्या है या r हाइड्रोलिक रेडियस है या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। और i भी लिख सकते हो, s भी लिख सकते हो, i या s कुछ भी लिख लो। i और s क्या है, स्लोप ऑफ बेड, i भी मतलब स्लोप ऑफ बेड, ठीक है। तो ये अब फार्मूला हमने डिराइव करना है कि v इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई आता कैसे, ये अब हम डेरिवेशन इसकी करने लगे। तो जो चेजिस फार्मूला है वो बेसिकली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज होता है, फिर डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, a इंटू वी, वहां से हमें डिस्चार्ज मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि जो चेजिस फार्मूला इट इज यूज टू फाइंड डिस्चार्ज थ्रू एन ओपन चैनल। अब स्टार्ट करते हैं चेजिस फार्मूला कैसे फाइंड करता है वेलोसिटी। एक ओपन चैनल कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। कोई एक ओपन चैनल है, कोई एक कैनाल है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म, मैंने बताया था एक सेक्शन होता है प्रिज्मेटिक सेक्शन, ठीक। तो इसका सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है, और ये जो कैनाल है या जो चैनल है वो इंक्लाइंड है, जिसकी कोई ना कोई ब्रेड स्लोप है। लेट्स सपोज ये एक चैनल है, ठीक है, उसका मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, ये इंक्लाइंड है यूं कर, ठीक है, किसी एंगल पे, ये थोड़ा एंगल ज्यादा बन गया, ठीक है। क्योंकि फ्लो जो होता है ओपन चैनल में वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सो चैनल की कोई ना कोई रीजनेबल स्लोप होनी चाहिए। चैनल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता, क्योंकि वाटर ने फ्लो करना है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो कुछ स्लोप रखी जाती है चैनल की जिसकी वजह से वाटर क्या करे, फ्लो कर जाए ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो चैनल एज्यूम कर रहे हैं हम उसकी कोई रीजनेबल स्लोप है, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखनी है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चैनल नहीं होता, उसकी कोई ना कोई वो इंक्लिनेशन होती है, ठीक है। अब वो इंक्लिनेशन कितनी है जी, डेटम लाइन से, ऑब्वियसली किसी डेटम लाइन से इंक्लिनेशन होगी। लेट्स सपोज ये डेटम लाइन है, ठीक है, ये डेटम लाइन है नीचे जो मैंने बनाई, ठीक है। अब ये चैनल क्या है, टिल्टेड है, ये चैनल है, कोई भी कैनाल हो सकती है, ये टिल्टेड है, कोई ना कोई इसकी रीजनेबल स्लोप है, और इसकी स्लोप कितनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसकी स्लोप आई है, ये जो स्लोप है डेटम से इसकी स्लोप है आई, ठीक है। ये वाली जो स्लोप है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो स्लोप है ये लेट्स सपोज आई है, ठीक ठीक है। चैनल टिल्टेड है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसकी स्लोप आई है, और फ्लूइड जो है वाटर है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कोई वाटर। अब दो सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और मतलब इस क्योंकि चैनल तो बहुत बड़ा है उसके तो कोई सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, उस पॉइंट तक हम फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज एक सेक्शन मैंने कंसीडर किया ये, ठीक है, और एक सेक्शन में यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ इस, ठीक है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। अच्छा, अब लेट्स से कि जो एल है वो लेंथ है, इन दो चैनल की लेंथ है इन बिटवीन दीज टू सेक्शन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो लेंथ है, ठीक है। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ चैनल बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। अब ऑब्वियसली ये जो चैनल है इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई इसका वेट होगा, ठीक है, वाटर का कोई वेट होगा ना, बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 वाटर का जो वेट होगा, वेट क्या करता है, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे वेट क्या करेगा, एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे कहीं वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो, ठीक है, वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट, ठीक है। अब क्योंकि चैनल इनक्लाइंड है तो वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा
ये इंक्लाइंड जो लाइन है ये वाली, लाइन दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं को सिंप्लीफाई करने लगा, ये आई था। ठीक है, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट है। अब वेट का एक कंपोनेंट होगा जो कि इस जो चैनल के बिल्कुल पैरेलल होगा यूं करके, और एक इस चैनल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और जो इंक्लिनेशन होगा ना, ये इंक्लिनेशन वो आई होगा। मैथमेटिकली ये किसके इक्वल होता है, ये जितनी बेड स्लोप है यही वो इंक्लिनेशन आई होगा, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो जितना बेड स्लोप का और चैनल का जो टिल्टेड चैनल है उसका एंगल, वहीं ये भी होगी। इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है, बेसिकली जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द चैनल है उस वेट से, वो उतना ही होगा। अच्छा, अब वेट का ये जो एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है डब्ल्यू साइन आई, डब्ल्यू साइन थीटा होता है ना, तो ये डब्ल्यू साइन आई है, ये डब्ल्यू कॉस आई है। ठीक है, वेट के दो कंपोनेंट। अब क्योंकि फ्लूइड मूव करेगा इस चैनल में यूं नीचे की तरफ, यूं करके मूव करेगा ये। ठीक है, फ्लूइड की मूवमेंट नीचे की तरफ होगी। ये मैं लेंथ भी मिटा देता हूँ, वो ऑलरेडी मैं बता चुका। ठीक है, फ्लूइड जो है वो, ये लेंथ को यहाँ पे मैं ड्रॉ, ये एल। अच्छा, अब फ्लूइड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जब मूव करेगा तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस मिलेगी उसे ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ सरफेस। ये सरफेस रफ होगी, जो सरफेस की फ्रिक्शन होगी वो उस फ्लूइड पे क्या को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी वो उसका जो तो क्या होगी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगी जो प्रोवाइड करेगी। और ये एफ जो होता है ये होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, तो एफ ये है। अब आगे चलने से पहले मैं कंसीडरेशंस बता देता हूँ जो हमने कंसीडरेशंस लेनी है ये डेरिवेशन करते हुए, ड्राइव करते हुए। वो ये लेनी है कि एक तो फ्लो जो है, कंसीडरेशन जो है हमारी वो ये है कि फ्लो यूनिफॉर्म है और स्टेडी है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ओपन फ्लो में हम जो कंसीडरेशंस करते हैं वो ये करते हैं कि फ्लो यूनिफॉर्म है और स्टेडी है। तो यूनिफॉर्म फ्लो और स्टेडी फ्लो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इसके अलावा जो दूसरी कंसीडरेशन हमने लेनी है वो लेनी है कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है ना, विच इज एक्टिंग ऑन द वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वो जीरो है। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रही है पानी पे फ्लो की डायरेक्शन में वो जीरो है। ये दो कंसीडरेशंस लेके हमने आगे चलना है। अब जैसे कि हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, अब मैं डेरिवेशन पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये फिगर जो है वो समझ आ गई होगी, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं डेरिवेशन पे आ रहा हूँ। या इसको अब जैसे कि जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यहाँ से मैंने मैस निकालना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डेंसिटी इनटू ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम जो होता है ऑब्वियसली एरिया को किसी की चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तभी आएगा ना। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ
जो हमने चैनल ली बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ, तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैस क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब जैसे कि वेट मुझे पता है, वेट इक्वल होता है mg के, वेट में यहाँ पे m की वैल्यू पुट करोगे जो कि इसके इक्वल है, तो वेट आ जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ W इज इक्वल टू एम जी। तो W इज इक्वल टू एम जी यहाँ पे क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू M क्या है, रो ए एल इंटू जी। ठीक है, तो मेरे पास जो वेट आ गया वो क्या आ गया, रो मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एल इंटू जी। इसको मैं यहाँ पे टॉप मोस्ट जो पोर्शन है वहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास वेट क्या आया, रो मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय जी। अब जो ड्राइविंग फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देखो वेट का एक कंपोनेंट था, जब फिगर दोबारा देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड अटैक कर रहा था, एक उस चैनल के बिल्कुल परपेंडिकुलर था, एक उसके पैरेलल था। तो ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वेट की वजह से, वो ये वाला कंपोनेंट था ना, ये कंपोनेंट था डब्ल्यू साइन आई, ये ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, जो कि फ्लो की डायरेक्शन में है, हमारा काम भी उसी फोर्स है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, वेट की वजह से, पानी के वेट की वजह से। तो वो फोर्स के कौन सी फोर्स है, F इज इक्वल टू, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है, W साइन आई, ये वाली फोर्स वो ड्राइविंग फोर्स है, ये वाली। ठीक है, अब ये वो ड्राइविंग फोर्स आ गई, F W की जगह ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, रो ए एल जी इंटू साइन ऑफ आई। अब क्योंकि जो चैनल बेड की स्लोप होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं होता, बहुत कम स्लोप होती है। ठीक है, ज़्यादा टिल्टेड फॉर्म में नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो जो साइन आई होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ये एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, साइन आई बहुत स्मॉल होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि ये जो साइन आई है इसके साथ क्या करना है। तो अभी मेरे पास जो डेरिवेशन है, अभी तक जो मुझे फार्मूला मिला एफ का वो यहाँ तक मिल गया, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, टॉप पे मैं इसको लिख लेता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया F इज इक्वल टू रो ए एल जी इंटू साइन ऑफ आई, ये एक चीज। अच्छा, अब जो एक देखो, जब वाटर फ्लो कर रहा है उसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, वाटर की ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में उसे एक रेजिस्टेंस मिल रही है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, सरफेस रफनेस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अब वो रेजिस्टेंस फोर्स किसके इक्वल होगी, यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स वो किसके इक्वल होगी, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ बेसिकली इट इज़ फाउंडेड दैट, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ निकाली गई कि वो इक्वल होती है F मल्टीप्लाई एरिया। जब चीज़ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, तो एक्सपेरिमेंटली उसने ये फाइंड किया कि वो फोर्स इक्वल होती है इनटू V पावर n, और ये एरिया कौन सा, वेटेड एरिया। अब मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वेटेड एरिया क्या होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ फाउंड की गई कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स है वो इक्वल होती है एफ ए इंटू वेलोसिटी पावर एन। और एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ बेसिकली ये भी चीज़ फाउंड की गई कि जो एन की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो ये क्या बन गया, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स किसके इक्वल आ गई, एफ ए वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वो फोर्स है विच इज़ वर्किंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ वाटर। जो मोशन ऑफ वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एज वाटर इज मूविंग फॉरवर्ड इट इज रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ वाटर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स। अब ये फार्मूला होना भी इस तरह ही चाहिए, एफ ए वी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि
मैंने अभी बताया था जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, यानी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस था मेरा ये किसके इक्वल था, पर यूनिट एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुट करो तो आपके पास वो फोर्स बन जाएगी। ठीक है, ये जो F है ना इसमें ये चीज़ है वो क्या था, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। खैर मेरे पास फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो फोर्स है उसका फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, वो फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया, FAV²। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, ये बॉटम पे एक्ट कर रही है, जो चैनल है ना उसके बॉटम पे एक्ट कर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो चैनल की ये जो बॉटम सरफेस है ना इसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है वाटर पे, ऊपर तो नहीं है ना, नीचे बॉटम पे एक्ट कर रही है। मेरे ख्याल से ये समझ आ गई होगी, क्योंकि चैनल के बॉटम पे फ्रिक्शन जो है वो पैदा हो रही है, जिसकी वजह से वो वाटर की मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया है इस फार्मूला में, तो एरिया हमें बॉटम का लेना पड़ेगा, बॉटम एरिया ऑफ चैनल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स किसके इक्वल है, FAV² के। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स क्योंकि बॉटम पे एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एरिया जो लेना पड़ेगा वो बॉटम एरिया ऑफ चैनल लेना पड़ेगा। सो जो बॉटम एरिया ऑफ चैनल है वो किसके इक्वल है, P × L, मतलब जो पेरीमीटर है, ठीक है, बॉटम का जो पेरीमीटर वो साइड है मल्टीप्लाई उसकी लेंथ, चैनल की लेंथ। ठीक है, ये जो चैनल की लेंथ थी इनटू ये जो पैरामीटर होगा ये वाला चैनल का, ठीक है, वो हम यहाँ पे एरिया लेंगे। तो जो मेरे पास ये फार्मूला है वो फाइनलाइज फॉर्म में ये बन जाएगा, ए की जगह मैं क्या लिख लूँगा, F/P × L × V²। मेरे पास अब दो फार्मूले आ गए, एक जो ऊपर मैंने फोर्स निकाली थी, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, और दूसरी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स भी मैं टॉप पे लिखता हूँ। ठीक है, तो जो दूसरा फार्मूला आया वो आया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, वो किसके इक्वल आया, F/P × L × वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आता है क्योंकि n की वैल्यू 2 ली थी। ठीक है, F क्या है, फ्रिक्शनल जो फैक्टर है बेसिकली, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फैक्टर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब जो कंसीडरेशन की थी मैंने कहा था कि इसकी दूसरी कंसीडरेशन ये है कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है जो कि वाटर पे एक्ट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो सेकंड कंसीडरेशन थी कि जो फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर है, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, वो जो ये वाली फोर्स है, इट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये मेरी कंसीडरेशन थी इसको सॉल्व करने से पहले। तो इसका मतलब ये कि जो फोर्स ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर थी, यानी ये वाली F, इट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि रो × A × L × G × sin I इट इज इक्वल टू F × P × L × V²। ठीक है, ये L और ये L कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं V² निकाल लेता हूँ, बाकी पैरामीटर दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, V² एक साइड पे रखता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा रो × G, अच्छा A हो गया, ये sin I बच गया, डिवाइडेड बाय F × P। ठीक, ये दोनों को मैंने जब इक्वल रखा मेरे पास ये चीज़ आ। ठीक है, अब ये रो जी याद हो किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक वेट के इक्वल होता है, रो गैमा इज इक्वल टू रो जी। तो इसकी जगह अगर मैं गैमा पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू गैमा A इंटू साइन आई। रो जी की जगह मैंने गैमा पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय F इंटू P। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम अब V निकालना है, तो V क्या करूँगा, दोनों साइड पर अंडर रूट अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये अंडर रूट आ जाएगा, ये इसके
अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, r डिवाइडेड बाय f, इसको सेपरेट कर लिया, a डिवाइडेड बाय p, इसको भी सेपरेट कर लिया, इनटू साइन i। अब ये सेपरेट किया, ये देखते हैं क्यों सेपरेट किया। अच्छा, इससे पहले ये जो गैमा बाय एफ है ना, चेजिस ने कहा ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ गैमा बाय एफ, ये सी के इक्वल है, चेजिस कांस्टेंट, ये चेजिस कांस्टेंट है, ठीक है। सी किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट आर डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल। इसकी जगह मैं सी लिख देता हूँ, इस पूरे फैक्टर की जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ सी के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई। अभी पीछे जब पढ़ाया था मैंने बताया था हाइड्रोलिक रेडियस किसकी रेशो होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाटर इन अ चैनल डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो वो किसके इक्वल था, हाइड्रोलिक रेडियस। पीछे मैंने बताया था आर एच इज इक्वल टू ए बाई बी, तो इसको आर एच लिखो या एम लिखो, मैंने कहा था एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने एम यूज़ किया, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिक रेडियस एम के इक्वल है। तो इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ए बाई पी को एम से, ठीक है। इसकी जगह मैंने लिख दिया एम, ठीक है, और एम किसके इक्वल है, ए बाई पी के। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब जो स्लोप ऑफ बेड है मैंने पहले बताया था बहुत स्मॉल है, तो वो इतनी स्मॉल है कि मैथमेटिकली जो साइन आई है वो इक्वल टू टेन आई है। जब स्मॉल हो ना तो साइन आई इज इक्वल टू टेन आई, विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। वो आई के ही इक्वल आता है, जब स्मॉल एंगल हो तो वो उतने के इक्वल आता है जिसका एंगल ले रहे हो। तो इस साइन आई को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद सिंपल लाइन, ठीक है। स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो चेजिस इक्वेशन है वो इसके इक्वल है, तो वो मैंने ये इसी के इक्वल है। दोबारा इसको लिख लेता हूँ क्लोज करके, सी अंडर रूट एम। स्टार्ट में ही मैंने ये बताया था कि यही चीज़ मैंने ड्राइव करनी है, ये मैंने चीज़ ड्राइव कर। ये इसमें अब याद रखना है, चेजिस इक्वेशन में जो सी है वो चेजिस कांस्टेंट है, वो इसके इक्वल है गैमा डिवाइडेड बाय एफ अंडर रूट एम। जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, वो इक्वल है ए डिवाइडेड बाय पी के। आई बेड स्लोप है। अब बी आ गया तो क्यू सिंपली आ सकता है, क्यू इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू ए बी है ना, तो सिंपल ए मल्टीप्लाई बी, तो यानी कि यहाँ पे अगर क्यू निकालना है तो सिंपल मैं एरिया से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्यू आ जाएगा, तो डिस्चार्ज आ जाएगा। सो ये जो सी है ना, सी, यही चीज़ याद रखना। चेजिस ने कहा था सी इक्वल है अंडर रूट आर डिवाइड बाय एफ। बहुत से साइंटिस्ट ने चेजिस की इस चीज़ की करेक्शन की थी और उन्होंने कहा था चेजिस के फार्मूला में जो सी है, चेजिस कांस्टेंट, वो गैमा डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल नहीं है, अंडर रूट गैमा डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल नहीं। अब वो हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा था, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट ने वो भी हम देखते हैं। तो ये चीज़ मैंने ड्राइव कर ली। तो साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने चेजिस फार्मूला यूज़ किया, लेकिन जो सी है, चेजिस कांस्टेंट है, उसको रिप्लेस किया। चेजिस ने कहा था इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट टू फ्रिक्शन फैक्टर, उसका अंडर रूट। तो अब हम देखते हैं बाकियों ने क्या कहा था। खैर ये मैंने कर ली, आगे चलता हूँ। ये वही चीज़ है जो भी मैंने ड्राइव करवाई है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये भी हमने प्रूव किया, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। सिंपल से न्यूमेरिकल है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वो ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई। अब एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी डेप्थ गिवन है 1.5 मीटर, विड्थ गिवन है 6 मीटर, डिस्चार्ज फाइंड करना है यानी क्यू फाइंड करना है ये, और स्लोप आई, स्लोप क्या है 1 इन 900। 1 इन 900 का मतलब है अगर 1 यूनिट वर्टिकल गए हो तो 900 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल जाना है। यानी यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूँ, इधर लेट्स सपोज 900 बनता है और ये यहाँ पे 1 बनता है, तो इस दो लाइंस को आपस में जोड़ूंगा तो ये स्लोप बनेगी 1 इन 900, यानी 1 यूनिट वर्टिकल एंड 900 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब आई जो है 1 इन 900 का मतलब है, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल होती है, बेड स्लोप, y इज इक्वल टू एम बाय, ये होता है y, m इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। y 1 है
x 900 है तो स्लोप क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 900। c गिवन है 50। फॉर्मूला में एरिया चाहिए, एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर चैनल है तो रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया क्या होता है, ये b, और जहाँ तक वाटर का लेवल है ये y, ठीक है, b मल्टीप्लाई बाय y यानी d, यहाँ पे y के d के इक्वल लिया हुआ है तो यहाँ पे d आ जाएगा, एरिया आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय d। वेटेड पेरीमीटर क्या होगा इसका, ये b प्लस ये d प्लस ये d, b प्लस 2d, b प्लस 2d, b प्लस 2d। तो m क्या होता है a डिवाइडेड बाय p, m यहाँ से निकल आया, फार्मूला फाइनलाइज, जो फाइनल फार्मूला उसमें पुट किया था आंसर आया, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। सेकंड न्यूमेरिकल है, उसमें वो डिस्चार्ज उसने बता दिया 16.5 मीटर क्यूब पर सेकंड है। एक ट्रेपिजाइडल चैनल है, ये चैनल क्या है, ट्रेपिजाइडल है, जिसकी बेड विड्थ जो है वो 9 मीटर है, भी ये 9 मीटर है बेड की विड्थ, ये वाली बॉटम विड्थ 9 मीटर है, क्योंकि टॉप विड्थ तो यहाँ से यहाँ तक बनती है ना ट्रेपिजाइडल चैनल की, टॉप विड्थ में तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये भी प्लस होती है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये भी प्लस होगा। जो बेड विड्थ है, बॉटम विड्थ है, वो कितनी है 1.9 मीटर। इसके अलावा जो डेप्थ है वाटर की, ये वाली डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डेप्थ की बनी वाटर डेप्थ है वो कितनी है 1.2 मीटर। साइड स्लोप्स जो है वो गिवन है 1:2, साइड स्लोप दी हुई है 1:2 का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल जाओगे 2 हॉरिजॉन्टल जाओगे तो जो स्लोप बनेगी वो साइड स्लोप है। ये साइड स्लोप जो गिवन है ये 1:2 गिवन है, 1:2 गिवन। अच्छा, फाइंड क्या करना है, वहीं डिस्चार्ज चेजिस फार्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू AC √mi। कैसे पता लगा, चेजिस लगाना है क्योंकि C की वैल्यू की है ना, चेजिस कौन, अगर मेंशन नहीं है कि फलां फार्मूला से करो तो चेजिस लगाएंगे, क्योंकि C की वैल्यू कटर्स ने भी दी थी, बेजिस ने भी दी थी। तो AC √mi। एरिया कैसे आएगा, ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है, याद रखना, ट्रेपेजॉइडल शेप का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्या मतलब ये 1/2 ऊपर वाली फिगर के मुताबिक, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये 9 मीटर प्लस एक साइड ये ऊपर वाली, ठीक है, एक 9 होगी एक ऊपर वाली कितनी होगी, ऊपर वाली 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक, प्लस ये चीज़ कितनी है 0.6, प्लस इस साइड में भी 0.6 इक्वल है, तो 9 प्लस 0.6 प्लस 0.6 ये बन गई 10.2। अच्छा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस दोनों का कितना है, ये वाला, इन दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो 1.2 है। ये सिंपल फार्मूला ट्रेपेजॉइडल चैनल का, या ट्रेपेजॉइडल शेप का। अदरवाइज आप एक रेक्टेंगल इसको डिवाइड कर लो, अगर ये नहीं समझ आई फार्मूले की, सिंपल एरिया इससे निकल आएगा। ट्रेपेजॉइडल शेप का एरिया निकालना हो तो ये सिंपल फार्मूला, अदरवाइज इसको डिवाइड करो, एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई, दो ट्रायंगुलर शेप बन गई, इन दोनों का एरिया अलग निकालो, रेक्टेंगल का अलग निकालो, ऐड कर दो, वो भी तरीका ठीक। एरिया आ गया, अब C मेरे पास है, M निकालना रह गया, M किसके इक्वल होता है, A डिवाइडेड बाई P के, A निकाल लिया है, P निकालना है, P क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। अब इस केस में वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, मैंने कहा था ये साइड प्लस ये जो दो साइड है इनका सम, ये साइड तो है 9 मीटर प्लस ये साइड कैसे आएगी, ये साइड आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ, ये डिस्टेंस मुझे गिवन है 0.6, दोनों सेम है साइड्स, एक का निकालोगे मल्टीप्लाई 2 करोगे दोनों साइड का आ जाएगा, ठीक है। ये भी मुझे डेप्थ गिवन है यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर, तो ये साइड आ नहीं जाएगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट इसका लोगे तो इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। इनको जब करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होगी, ये साइड आ जाएगी, ठीक है। तो 9 प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये 9 + 2 मल्टीप्लाई बाय जो आंसर आया है तो वो वेटेड पेरीमीटर होगा।
यही चीज़ की हुई है उसने, जो मैंने अभी चीज़ बताई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। m इक्वल टू a डिवाइडेड बाई p किया, m आ गया, वही फार्मूला यूज़ किया चेजिस वाला, सिर्फ वैल्यूज पुट की। हमने निकालना बेसिकली बेड स्लोप निकालनी थी इसमें i, तो ये i एक साइड पे कर लो, बाकी पैरामीटर्स एक साइड पे दिए हो, तो i की वैल्यू आ जाएगी। तो i आया मेरे पास 1 in 1181, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। और ये जो पीछे साइड स्लोप गिवन थी वो आई नहीं था, ये जो थी ये आई नहीं था, आई तो बेड की स्लोप होती है। ये साइड जो स्लोप थी वो ये साइड्स की स्लोप थी, ये वाली, ये जो साइड है इसकी स्लोप गिवन थी 1 2। यानी ये स्लोप किस तरह है कि अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ 1 अगर मैं वर्टिकल गया हूँ, 2 हॉरिजॉन्टल गया हूँ, तो ये जो साइड स्लोप है ये आई है। तो ये चीज़ ख्याल रखना है। आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम 3 है, आपकी असाइनमेंट का प्रॉब्लम है। अब जो चेजिस फार्मूला था ना, सिर्फ उसमें बेजिन ने क्या किया था, बेजिन ने कहा था जो चेजिस ने सी की वैल्यू ली है, जो कांस्टेंट लिया है, वो इक्वल लिया है स्पेसिफिक वेट बाय फ्रिक्शन फैक्टर के इक्वल। उसने कहा था जो सी है वो इस चीज़ के इक्वल है। फार्मूला वही यूज़ किया, लेकिन आफ्टर कंडक्टिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उसने ये डिड्यूस किया कि जो सी है वो इक्वल है 157.6 डिवाइडेड बाय 1.81 प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट है। इसमें जो के है वो बेजिन्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये के क्या है, इसको बेजिन्स कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो के की वैल्यू है ये डिपेंड करती है रफनेस, चैनल की रफनेस पे। जितना ज़्यादा चैनल रफ होगा उस लिहाज से वैल्यू वेरी करेगी। और एम वही है, एम क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ए डिवाइडेड बाई पी, एम वही है। खैर उसने कहा जो सी है, जो सी खुद एक कांस्टेंट है, वो फंक्शन है के का और हाइड्रोलिक रेडियस का। सिर्फ चेजिस फार्मूले में जो उसने ये ड्राइव किया था सी की वैल्यू, उसने उस चेंजिंग की कि सी ये यूज होना चाहिए। बेजिन फार्मूला ये था। तो बेजिन फार्मूला क्योंकि कह रहा है बेजिन के ये डिपेंड करता है रफनेस ऑफ चैनल पे के की वैल्यू। के की वैल्यू का एक टेबल है जहाँ से के की वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है, ये टेबल, ठीक है। अब डिफरेंट चैनल्स के लिए डिफरेंट के की वैल्यूज है। अगर रफ सरफेस है और अर्थन है तो 3.17 है, ठीक है। इस तरह स्मूथ सीमेंट प्लास्टर सरफेस है तो 0.11, मतलब ये डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट वैल्यूज है। जो भी पेपर में मेंशन होगी कंडीशन, आपने ये टेबल भी साथ दिया होगा, उधर से के की वैल्यू ले लेनी है। अगर कहा जाए कि बेसिस फार्मूला से निकालो डिस्चार्ज, चेजिस फार्मूला ही लगाओगे, लेकिन जो सी की वैल्यू है, सी जो चेजिस कांस्टेंट था वो फिर आप रिप्लेस करोगे, सी अब अंडर रूट आर बाय एफ नहीं लोगे, अब आप जो बेजिन्स ने प्रपोज किया वो लोगे, अगर बेजिन्स का कहा जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें उसने बता दिया कि रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग अर्थ ऑफ वेरी गुड सरफेस बता दी है, तो आपने टेबल में जाना है, वहाँ से के की वैल्यू गुड सरफेस अर्थ के लिए ये 1.54 है, ठीक है, ये 1.54। उसने क्वेश्चन में यही मेंशन किया कि चैनल जो है वो अर्थ है और वेरी गुड सरफेस, उसके लिए के की वैल्यू क्या है टेबल में 1.54। अच्छा, अब वो बता दिया गया कि चैनल है वेरी गुड सरफेस का, यहाँ पे साथ ये बता दिया गया बेजिन्स फार्मूला यूज करना है। सिंपल फार्मूला यही है, ए सी अंडर रूट एम आई। सिर्फ आपने ये करना है, आपने जो सी की वैल्यू है जो बेजिन ने प्रपोज की है वो उस फार्मूले से निकालनी है, सिर्फ ये काम करना है, बाकी सारा मेथड वही है। अब जो क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है हर चीज़, लाइक 1.2 मीटर विड्थ गिवन है बी, इसके अलावा डेप्थ गिवन है 1 मीटर, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, अब ये बेड स्लोप है बेसिकली, वो गिवन 1 इन 3000, यानी 1 डिवाइडेड बाय 3000, यानी 1 स्टेप वर्टिकल है तो 3000 स्टेप्स हॉरिजॉन्टल। अब बेसिस फार्मूला यूज करके डिस्चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, चैनल रेक्टेंगुलर है उसी तरीके से वेटेड पेरीमीटर निकलेगा जो बताया था, बी प्लस ये डेप्थ प्लस ये डेप्थ, वही एरिया रेक्टेंगुलर का बी क्रॉस टी एम ए डिवाइडेड बाई पी। सिर्फ ये जो सी है ना, अब जो सी पहले गिवन होता था, अगर ना भी गिवन होता तो चेजिस में आप फार्मूला लगाते अंडर रूट स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाय फ्रिक्शन फैक्टर, उसकी वैल्यू दे दी जाती। अब सी आपने इस फार्मूला से निकाला, ये फार्मूला यूज़ किया, सी निकाला, और वही फार्मूला चेजिस वाला यूज़ करके डिस्चार्ज निकाल दिया। सिर्फ फर्क क्या है, सी जो है वो बेजिन्स वाला यूज़ करना है क्योंकि मेंशन है, ये सिर्फ बेजिन ने जो है ना प्रपोज अमेंडमेंट की चेजिस।
उसके बाद कटर्स आया, कटर्स ने भी सेम अमेंडमेंट की जो बेजिन ने की थी, लेकिन जो कटर ने सी की वैल्यू और डिफरेंट प्रपोज की, जो बेजिन ने की थी उससे डिफरेंट प्रपोज की। कटर ने कहा नहीं, ये फार्मूला जो है एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है, ये फार्मूला बाकी एक्यूरेट वैल्यू देता है, बाकी सब फार्मूला में ये फार्मूला एक्यूरेट वैल्यू देता है, लेकिन ये जरा एक्सटेंसिव है, ज़्यादा टीडीएस है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। अब कटर्स फार्मूला था, उसमें उसने जो फैक्टर्स प्रपोज किए आई वही है, इसके सी के जो निकालने के लिए पैरामीटर्स थे उसमें आई का है, वहीं बेड स्लोप है। एन जो था ना उसमें कटर्स कांस्टेंट है, एन इस फार्मूला में कटर्स कांस्टेंट है। ये कहाँ से निकलेगा, ये भी टेबल से निकलेगा, ये भी डिपेंड करता है, जिस तरह बेजिन्स कांस्टेंट डिपेंड कर रहा था रफनेस ऑफ चैनल सरफेस पे और उसका टेबल था, इसी तरह कटर्स फार्मूला भी डिपेंड कर रहा है रफनेस ऑफ चैनल पे, उसका यह एक क्या नाम है टेबल है जहाँ से वैल्यू निकलेगी। एम क्या है, वही हाइड्रोलिक रेडियस, ए डिवाइडेड बाय पी। सिंपल, कटर्स ने भी वही फार्मूला यूज किया, चेजिस फार्मूला में सिर्फ प्रपोज क्या किया, जो सी की वैल्यू है वो इस फार्मूला से निकाली जाए, ये कटर्स फार्मूला। तो कटर्स फार्मूला अगर कहा जाए तो सी इस फार्मूले से निकालना है, बेजिन्स का कहा जाए तो बेजिन वाले फार्मूले से सी की वैल्यू निकालनी, फार्मूला वही चेजिस फार्मूला ही लगेगा, लेकिन जो सी जो पैरामीटर है ना कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है तीनों फार्मूला। अब ये टेबल है एन की वैल्यू निकालने के लिए। उसी तरह अगर मेंशन कर दिया जाए कि अर्थ कौन सी है, सरफेस कौन सी है, तो आपने टेबल से वो वैल्यू ले लेनी। अब ये एक या तो फिर आपको कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, लाइक इसमें एन की वैल्यू गिवन है, ना गिवन होती तो टेबल से निकालते। अब एक ओपन चैनल है, एक कैनाल है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका, ठीक है। अब वो उसकी जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल है और साइड्स वर्टिकल है, ठीक है। लाइन कैनाल नहीं है, दो तरह की कैनाल्स होती हैं, एक होती है लाइन कैनाल, एक होती है अनलाइन कैनाल, ठीक है। लाइन कैनाल बेसिकली कवर्ड होती है विद कंक्रीट सरफेस या मेजनरी वगैरह से, तो बेसिकली वाटर लॉगिंग को या सीपेज लॉसेस को रोकने के लिए की जाती है। खैर कैनाल की जो डेप्थ है वो 6 मीटर है, यानी ये अगर वाटर लेवल ओपन चैनल है ना, वाटर लेवल यहाँ तक है तो ये डेप्थ 6 मीटर है। इसके अलावा विड्थ इसकी 9 मीटर है यहाँ तक। स्लोप ऑफ बेड क्या है, 1 in 1000, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1000 आई की वैल्यू गिवन। डिस्चार्जिंग कैपेसिटी बतानी है, यानी क्यू निकालना है, एन की वैल्यू दे दी उसने 0.293। सिंपल आपने क्या करना है, फार्मूला वही यूज करना है, ए सी अंडर रूट एम आई, एरिया इसका निकल आएगा, 9 × 6 करोगे एरिया आ जाएगा। वेटेड पेरीमीटर एम निकालने के लिए डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, 9 + 6 + ये वाला 6। सिंपल, आई की जगह 1 डिवाइडेड बाय 1000 पुट करोगे। सी निकालना रह गया, सी का वो कटर्स वाला फार्मूला यूज करोगे क्योंकि डिमांड है क्वेश्चन की कटर्स फार्मूला, कटर्स वाला फार्मूला यूज किया, वहां से आपने सी निकाल लिया। वो कटर्स का फार्मूला क्या था, वो कटर्स का फार्मूला ये, इस फार्मूला में वैल्यू पुट की आई की, एन की, एम की, और एंड पे जो है आपने ये चेजिस वाला फार्मूला लगाया, ठीक है। और सिर्फ पुटिंग है, सिंपल आंसर आ गया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अब फोर्थ फार्मूला था मैनिंग्स फार्मूला। अब मैनिंग्स ने भी जो है ना सी की वैल्यू प्रपोज की, चेजिस ही फार्मूला में मॉडिफिकेशन है, सिर्फ सी की मॉडिफिकेशन है चेजिस कांस्टेंट की। मैनिंग ने कहा जी सी जो है वो इसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय n इंटू m पावर 1/6, ठीक है। अब जो n है वो कांस्टेंट है, n की वैल्यू वही है जो कटर्स फार्मूला, ये कटर्स कांस्टेंट ही है, ठीक है। n की वैल्यू वही जो टेबल दिखाया। अब मैनिंग्स फार्मूला जो है उसने सी की वैल्यू ये प्रपोज की 1 डिवाइडेड बाय n इंटू m पावर 1/, m हाइड्रोलिक रेडियस है। अगर वही चेजिस फार्मूला में v = c/√mi वेलोसिटी के लिए, अगर यहाँ c की जगह ये मैं पुट कर दूँ 1 डिवाइडेड बाय n इंटू m की पावर 1/6, ये मैंने c की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे m की पावर 1/6 है और अंडर रूट में m मतलब m लिखा है, तो मतलब m की पावर 1/2, तो मतलब एक m की पावर 1/6 होगी मल्टीप्लाई m की पावर 1/2 होगी। जब इनको सॉल्व करोगे तो m की पावर क्या आ जाएगी, 2/3। आई मतलब अंडर रूट में लिख लो या अंडर रूट से बाहर निकल, अंडर रूट खत्म करोगे तो 1/2 लगाना पड़ेगा। तो जो फाइनलाइज फार्मूला आया मेनिंग्स का, तो मेनिंग्स का फार्मूला था v = m
कैपिटल एम मीनिंग्स कांस्टेंट है, कैपिटल एम इज मीनिंग कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, जो ऊपर वाला फार्मूला है तो वो फाइनलाइज फॉर्म में ये बनता है, ये उसमें 1 बाय एन को उसने रिप्लेस कर दिया एम से और उसको कह दिया 1 बाय एन इज इक्वल टू मीनिंग्स कांस्टेंट, और एम क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस है, आई बेड स्लोप है। सिंपल उसने ये किया कि सी की जगह उसने जो प्रपोज की वैल्यू इसकी जगह प्रपोज की 1 डिवाइड बाय एन इंटू एम की पावर 1/6, वो सीरीज फार्मूला में मैंने सी की जगह जब वो पुट किया तो फाइनलाइज फॉर्म जो बनी वो ये है। अब मीनिंग्स फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू m इंटू एम पावर 2/3 इंटू अंडर रूट आई, और इसमें जो ये 1 बाय एन है बेसिकली m इज इक्वल टू 1 बाय एन। ठीक है, मीनिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 बाय एन। डिस्चार्ज निकालना है, q इज इक्वल टू av, सिंपल इस फार्मूले में अगर एरिया मल्टीप्लाई करा दो तो ये डिस्चार्ज बन जाए। तो ये था मीनिंग्स फार्मूला। ये सुन रहा है लेक्चर? अच्छा, एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, एक सीमेंट लाइन रेक्टेंगुलर चैनल है, विड्थ उसकी रेक्टेंगुलर चैनल है, विड्थ है 6 मीटर, डिस्चार्ज गिवन है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीनिंग्स कांस्टेंट निकालना है आपने, यानी कि आपने जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो फार्मूला में 1 बाय एन है ना, आपने 1 बाय एन निकालना है बेसिकली। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीनिंग कांस्टेंट इज द स्लोप गिवन है, डेप्थ भी गिवन है, डेप्थ है 1.5 मीटर, यानी वाटर की जो डेप्थ है वो है 1.5 मीटर। वही फार्मूला मीनिंग्स, अब यहाँ पे मीनिंग्स फार्मूला यूज करेंगे। जो मीनिंग्स फार्मूला की फाइनलाइज फॉर्म बनी थी वो ये बनी थी, ये फार्मूला यूज करेंगे, a इंटू एम पावर 2/3 अंडर रूट आई। लेक्चर सुन रहा है? अच्छा, तो हमने इस न्यूमेरिकल में यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, बेसिकली इसमें निकालना 1 बाय एन ही है, इसने n यहाँ फाइंड कर लिया, 1 बाय एन निकाल लो। ठीक है, तो वो भी ओके है, तो 1 बाय एन जो आएगा n निकाल ले तो तब भी ठीक है। सिंपल जो है इसमें आपने पुटिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। एरिया आपको पता है b क्रॉस t है। इसके बाद वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, 6 + 1.5, यहाँ पे भी 1.5 वेटेड पेरीमीटर आ गया। जो फार्मूला है फाइनलाइज उसमें पुट करो वैल्यू सारी, और एंड पे 1 बाय एन निकाल लो जो कि मीनिंग कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू एन, या फिर एन निकाल लो। ये भी निकालते हो तो ओके है, क्योंकि डिमांड मीनिंग्स कांस्टेंट की है, एन की नहीं है, और मीनिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन, तो 1 डिवाइडेड बाय एन निकाल लो, अगर एन निकाल लेते हो तब भी ठीक है। तो ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल। लास्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है चैनल ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है? अब चैनल सेक्शन बेसिकली क्यों रिक्वायर होते हैं? ये रिक्वायर होते हैं किसी भी कैनाल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब कैनाल क्यों कंस्ट्रक्ट की जाती है? टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रिवर टू एनी स्टोरेज डिवाइस। रिवर से किसी भी स्टोरेज डिवाइस में वाटर को लेके जाना है। पर्पस क्या है? इरिगेशन पर्पस के लिए, और भी बहुत से पर्पसेस हो सकते हैं। ठीक है, कैनाल बनाई जाती हैं जो रिवर से वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। अब जो इंजीनियर होता है उसका मेन एम क्या होता है कि ऐसा चैनल सेक्शन डिज़ाइन करे जो कि एफिशिएंट भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। हमारा एम यही है ना कि इकोनॉमिकल भी चीज़ हो, कॉस्टली ना हो, सस्ती हो और एफिशिएंट भी हो, और मतलब अच्छे रिजल्ट्स दे। ये नहीं है कि एक चीज़ इकोनॉमिकल है लेकिन उससे वो वर्क नहीं लिया जा सकता जो रिक्वायर्ड। ऐसी चीज़ तो इंजीनियर का एम नहीं होता। इंजीनियर का एम यही होता है टू डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर सेक्शन विच इज़ मोस्ट एफिशिएंट एज वेल एज इकोनॉमिकल। अब जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डायमेंशन ऑफ चैनल सेक्शन पे डिपेंड करती है कि जो चैनल बना रहा है, ये चैनल है, ये एक चैनल है। ठीक है, जो इंजीनियर चैनल बना रहा है उसकी बेसिकली डायमेंशन क्या है। अब जो मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है
सबसे इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन वो होता है जिसमें हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले, मतलब ये सेक्शन है ना, वो सेक्शन हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज दे, उसमें से जो डिस्चार्ज मिले, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिले, जो मीटर क्यूब पर सेकंड में हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिले या डिस्चार्ज मिले किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, ठीक है, मैक्सिमम डिस्चार्ज, अ चैनल विच गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड बेड स्लोप, वो होता है चैनल ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो, ऐसा चैनल मैंने बताया था जितना ज़्यादा वेटेड पेरीमीटर होगा उतने ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉसेज होंगे, तो वो चैनल जिसका वेटेड पैरामीटर कम होता है ना, उस चैनल में जो रेजिस्टेंस होती है फ्लो के अगेंस्ट वो कम होती है और हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है। तो इनडायरेक्टली यही बात होगी कि ऐसा चैनल जो मैक्सिमम डिस्चार्ज दे किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया और बेड स्लोप के लिए, वो होता है इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन। और वो कौन सा चैनल होता है जो मैक्सिमम डिस्चार्ज देता है, वो चैनल होता है जिसका वेटेड पेरीमीटर कम होता है, विच हैज मिनिमम वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो वेटेड पेरीमीटर कम होगा तो इससे क्या होगा कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगी टू फ्लो। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा चैनल इकोनॉमिकल है कि जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और एक्सकेवेशन कॉस्ट जो है वो कम हो किसी भी गिवन डिस्चार्ज या सेम डिस्चार्ज के लिए या सेम एरिया के लिए, ठीक है, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम लगे, जिसकी एक्सकेवेशन कॉस्ट कम लगे। एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स सपोज 3 चैनल्स हैं, आपने डिज़ाइन किया, आप इंजीनियर हो, एक आप में से एक ने डिज़ाइन किया एक चैनल, ये उसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर चैनल डिज़ाइन किया, यूं करके ये चैनल ऐसे जाएगा 3D अगर इसकी मैं बनाऊं तो, ठीक है, ये यूं करके बैक साइड पे जा रहा है, ये बॉटम है उसकी, ठीक है। खैर, आपने एक चैनल डिज़ाइन किया, उसकी विड्थ रखी 2 यूनिट्स, मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है, 2 विड्थ रखी, और जो डेप्थ रखी यानी जिस डेप्थ तक वाटर सरफेस रहेगी, ठीक है, वो आपने डेप्थ रखी 25, ठीक है। ये पहला चैनल डिज़ाइन किया किसी ने, फिर दूसरे इंजीनियर ने जो डिज़ाइन दिया वो दिया ये वाला, उसने ये विड्थ 25 रखी और जो डेप्थ है वो 2 रखी, कोई भी यूनिट ले लो, इसने विड्थ 2 रखी और डेप्थ 25 रखी। तीसरे ने डिज़ाइन किया, उसने क्या किया, उसने लेट्स सपोज डेप्थ 10 रखी और 5 रखी और विड्थ 10 रखी, ठीक है। ये 3 चैनल डिज़ाइन हुए। अब इसका जो एरिया होगा, इस चैनल का एरिया क्या है, 25 मल्टीप्लाई 250, इस चैनल का एरिया क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 250, इस चैनल का भी एरिया क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 250। एरिया तीनों चैनल्स का सेम है, ठीक है, एरिया तीनों चैनल्स का सेम है, फर्क कहाँ पे आया, वेटेड पेरीमीटर का आया। जो पहला चैनल है उसमें वेटेड पेरीमीटर ज़्यादा है। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि हमारा एम होता है टू कीप द पेरीमीटर मिनिमम, ठीक है, क्योंकि अगर पेरीमीटर मिनिमम होगा जो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन है और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी कम होगी। ऊपर वाले चैनल की बात करूं तो इसका वेटेड पेरीमीटर क्या है, इसका वेटेड पेरीमीटर ये 2 + 25 + 25, 25 + 25 50 × 52, इसका पेरीमीटर है 52 वेटेड पेरीमीटर। इस चैनल का वेटेड पेरीमीटर क्या है, 2 + 2 4, 2 प्लस यहाँ पे 2 4 + 25 29, इस चैनल का वेटेड पेरीमीटर है 29। इस चैनल का वेटेड पेरीमीटर क्या है, 10 + 5 + 5 20, ठीक है। इस चैनल का वेटेड पेरीमीटर है 20। अब हमारा एम क्या था, टू कीप द वेटेड पेरीमीटर मिनिमम। तो इन तीनों चैनल में से कौन सा चैनल मैं सिलेक्ट करूंगा जिसका वेटेड पेरीमीटर कम है, और किसका वेटेड पेरीमीटर कम है, इस थर्ड केस वाले, ये चैनल सिलेक्ट करूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेटेड पेरीमीटर कम है तो लॉस जो होगा ड्यू टू फ्रिक्शन वो भी कम होगा, और कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी मिनिमम होगी। सो जो थर्ड केस है ये वाला, इस केस में क्या है, वेटेड पेरीमीटर मिनिमम। सो टू मेक इट इकोनॉमिकल एज एन इंजीनियर आई विल कंसीडर चैनल नंबर 3, ठीक है। एक ही बंदे ने लाइक 3 डिफरेंट डिज़ाइन आए या 3 डिफरेंट इंजीनियर ने दिए, तो मोस्ट इकोनॉमिकल एज एन इंजीनियर
वो जो डिज़ाइन मैं सिलेक्ट करूँगा वो करूँगा नंबर 3, ये वाला डिज़ाइन। अब बात समझ आई कि ऐसा चैनल जो मैक्सिमम डिस्चार्ज दे किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया या बेड स्लोप के लिए, वो चैनल होता है मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन। मैक्सिमम डिस्चार्ज वो चैनल देगा जिसका वेटेड पेरीमीटर कम होगा। तो वेलोसिटी तीनों में कांस्टेंट है, इन तीनों चैनल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और सेम डिस्चार्ज है। Q इक्वल टू ए वी करो, डिस्चार्ज सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो डिस्चार्ज सेम होगा, Q इक्वल टू ए वी होता है ना, एरिया सेम है, अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो तीनों में वेलोसिटी लेट्स सपोज 5 यूनिट्स है, 5 मीटर पर सेकेंड कह लो, तो Q इक्वल टू ए वी, डिस्चार्ज तो तीनों में सेम होगा, ठीक है। लेकिन डिस्चार्ज सेम है, लेकिन मेरा चैनल इकोनॉमिकल कौन सा होगा, दिस वन, क्यों, क्योंकि इसका वेटेड पेरीमीटर मिनिमम, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज दे और वही देता है जिसका वेटेड पेरीमीटर मिनिमम है। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो चैनल्स होते हैं ना, ओपन चैनल, वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। लाइक ये आपको शेप नज़र आ रही है, ये ट्रेपेजॉइडल शेप है चैनल की, यूं करके प्रोवाइड किया गया है। साइड पे देखो स्लोप्स, ठीक है। सिमिलरली और कौन कौन सी शेप्स होती हैं, स्क्वायर शेप का हो सकता है, इररेगुलर शेप हो सकती है, पैराबोलिक शेप हो सकती है, ट्रायंगुलर शेप हो सकती है, ट्रेपेजॉइडल शेप हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट इकोनॉमिकल चैनल है वो सर्कुलर चैनल होता है, सर्कुलर ओपन चैनल। अगर कोई पूछे कि विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, वो सर्कुलर होता है, लेकिन इस चैनल को बनाना बहुत मुश्किल है। सर्कुलर चैनल जो बेसिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट, तो इस वजह से ये चैनल नहीं बनाया। तो फिर इसके बाद जो चैनल मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इकोनॉमिकल होता है वो ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। क्योंकि ये चैनल बनाया नहीं जाता, तो इसलिए ट्रेपेजॉइडल चैनल को ही मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट चैनल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रेपेजॉइडल चैनल इज द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल चैनल, सबसे एफिशिएंट और इकोनॉमिकल होता सर्कुलर है, लेकिन क्योंकि वो इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट, कभी नहीं देखा होगा सर्कुलर चैनल, तो इस वजह से ट्रेपेजॉइडल चैनल को कंसीडर किया जाता है मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इकोनॉमिकल। तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ ट्रेपेजॉइडल चैनल का ही केस डिस्कस करूंगा, बाकी चैनल्स का नहीं करूंगा, बिकॉज ट्रेपेजॉइडल चैनल इज द मोस्ट एफिशिएंट। सो जो ट्रेपेजॉइडल चैनल का मैक्सिमम डिस्चार्ज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ ट्रेपेजॉइडल चैनल को ही डिस्कस करने लगा हूं यहाँ पे। सबसे पहले ये देख लो जी, ये ट्रेपेजॉइडल चैनल, ठीक है। ये ट्रेपेजॉइडल चैनल साइड स्लोप्स हैं, ये उसकी बॉटम है, ये साइड स्लोप, ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बॉटम विड्थ है, और ये यहाँ से यहाँ तक टॉप विड्थ होगा। ये साइड स्लोप्स, ये साइड स्लोप है। अच्छा, अब बेसिकली अब मैं डिस्कस करूंगा मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की कंडीशंस को। अब जैसे मैंने बताया था, ट्रेपेजॉइडल जो चैनल होता है इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट एफिशिएंट चैनल। सो ट्रेपेजॉइडल चैनल बेसिकली इट इज एन ओपन चैनल, ठीक है। ये ओपन चैनल मैंने दिखाया अभी, ठीक है। इसका ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन होता है, जहाँ पे बोथ साइड्स पे हमने स्लोप प्रोवाइड की करते हैं, जैसे कि ये दोनों साइड्स पे स्लोप प्रोवाइड की। ट्रेपेजॉइडल चैनल जो है मोस्ट इकोनॉमिकल है, क्यों, क्योंकि इट ऑफर्स लेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। पहले बता चुका हूँ कौन सा इकोनॉमिकल होता है। इसके अलावा इट इज़ वेरी इजी टू बिल्ड ट्रेपेजॉइडल चैनल, ठीक है। इस और लाइनिंग इजीली की जा सकती है। मैंने बताया था लाइनिंग बेसिकली कैनाल लाइनिंग क्या होती है, जिसका
कैनाल को समझ लो पक्का करना। टू ऐड इम्परमिएबल लेयर टू कैनाल, एक इम्परमिएबल लेयर कैनाल पे बिछाई जाती है ताकि वाटर लॉगिंग ना हो और सीपेज लॉसेज ना हो। ठीक है, वाटर लॉगिंग होता है पानी का ऊपर आ जाना, सरफेस ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाना, वाटर टेबल जहाँ ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो है सीपेज लॉसेज ये होता है जब कैनाल से पानी जाता है, क्योंकि हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर सप्लाई कर रहे होते हैं, अगर वो कैनाल लाइन नहीं होगी तो अर्थन कैनाल होगी, अनलाइन कैनाल होगी तो वाटर क्या होगा, क्योंकि वो जो अनलाइन कैनाल होती है उसकी लेयर परवियस होती है, वो वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो पानी लॉस होगा। ठीक है, वाटर का लॉस होगा, सीपेज लॉस होगा वाटर का। तो जब लाइन कर देते हैं कैनाल को तो सीपेज लॉस नहीं होता। तो कैनाल की लाइनिंग से मुराद यही है कि टू ऐड इम्परमिएबल लेयर, कंक्रीट की हो सकती है, अगर लाइनिंग लाइन कैनाल है कंक्रीट कैनाल हो सकती है। ठीक है, तो वो प्रिवेंट करती है सीपेज लॉसेस को और वाटर लॉगिंग को। इसके अलावा ट्रेपेजॉइडल चैनल जो है इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन, बाकी चैनल्स की निस्बत जो है ना वेरी इजी। अब सर्कुलर चैनल क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि मैंने बताया इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड सर्कुलर चैनल। और रेक्टेंगुलर चैनल में जो है ना बेसिकली मसला क्या होता है कि उसमें पाइल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जो साइड वॉल्स हैं या रिटेनिंग वॉल्स के लिए। ठीक है, जो साइड वॉल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ नीचे पाइल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। रेक्टेंगुलर चैनल का ये मसला है, इसलिए वो इकोनॉमिकल नहीं है। और जो ट्रेपेजॉइडल चैनल होता है बेसिकली सेक्शन होता है, वो जितने भी अर्थन चैनल है ना, अर्धन यानी कि जो अनलाइन कैनाल्स हैं जिनकी लाइनिंग नहीं की जाती कैनाल्स की, जो कंपैक्टेड अर्थ की बनी होती हैं कैनाल्स, मतलब कैनाल कंपैक्टेड अर्थ की होती है, वहाँ पे तो जो सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है वो ट्रेपेजॉइडल ही किया जाता है। ये जो साइड स्लोप्स प्रोवाइड की गई हैं इनका पर्पस क्या होता है, ताकि ये सॉइल को बेयर कर सके सेफली, सो दैट इट विथस्टैंड सॉइल सेफली। इसके अलावा ये जो साइड स्लोप्स हैं, एक तो स्टीप होती हैं, स्टीप मीन यूं करके, फ्लैट मीन ज़रा फ्लैटर है, थोड़ी फ्लैट है। एक तो स्टीप साइड स्लोप होती हैं, एक फ्लैटर होती हैं। ठीक है, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वो स्टीप है। फ्लैटर जो साइड स्लोप्स हैं वो बेसिकली प्रोवाइड वहाँ पे की जाती हैं जहाँ सॉइल सॉफ्ट होती है, और जहाँ पे सॉइल बेसिकली हार्ड है वहाँ पे स्टीपर साइड स्लोप प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशंस की, कि जो आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले ये फिगर देख लो, ये ट्रेपेजॉइडल चैनल होता है यूं करके, ये इसके ऊपर वाटर जो है फ्लो कर रहा है, ये यूं करके 3D अगर यूं पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर बेसिकली इस चैनल में फ्लो कर रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू है। ये बॉटम चैनल की बॉटम जो है ना विड्थ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था। ठीक है, ये बॉटम विड्थ है चैनल की, ये साइड स्लोप है, यहाँ पे वाटर होगा इस जगह ये। ठीक है, यही चीज़ है ये उसकी बॉटम विड्थ है चैनल की, ये साइड स्लोप है। स्लोप कितनी है, 1 in n, मतलब 1 वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल। अगर यूनिट वर्टिकल जाते हो तो हॉरिजॉन्टल n जाओगे, तो ये 1 in n इसकी साइड स्लोप है, जो साइड स्लोप ये प्रोवाइड की गई है। ठीक है, यानी n हॉरिजॉन्टल गए हो तो 1 यूनिट वर्टिकल जाओ। इसके अलावा जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो कितनी है, डी, यानी बॉटम से ये वाटर तक की डेप्थ। इसके अलावा जो साइड स्लोप का बॉटम से एंगल है वो थीटा, और ये अगर 1 यूनिट आप जा रहे हो वर्टिकल और n यूनिट जा रहे हो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फॉर 1 वर्टिकल वी आर टेकिंग n हॉरिजॉन्टल, सो फॉर d वर्टिकल, अगर d वर्टिकल हो 1 के लिए n हॉरिजॉन्टल ले रहे हो, अगर d वर्टिकल होगा तो कितना हॉरिजॉन्टल लोगे, nd लोगे। 1 वर्टिकल के लिए n हॉरिजॉन्टल यूनिट्स ले रहे हो, सो फॉर d वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होगा, nd। सो ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है ना साइड स्लोप का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ साइड स्लोप एंड हो रही है वहाँ तक। ठीक है, ये nd है। ठीक है, ये यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये nd है। सिमिलरली ये भी nd होगा यहाँ तक, दोनों साइड पे सेम
प्रोपोर्शन में वो प्रोवाइड की जाती हैं, सेम स्लोप प्रोवाइड की जाती है दोनों साइड पे। तो साइड स्लोप यहाँ पे एन डी, यहाँ पे भी एन डी होगी। ठीक है, ये फिगर अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब बी क्या है, ये बी, दिस इज द विड्थ ऑफ चैनल एट द बॉटम, ब्रेथ या विड्थ। ठीक है, डी क्या है, दिस इज द डेप्थ ऑफ चैनल। 1 in n क्या है, साइड स्लोप। 1 n मतलब 1 in n या 1 by n, ये क्या है, साइड स्लोप है, मतलब 1 वर्टिकल तो n हॉरिजॉन्टल। इसके बाद एरिया अगर निकालना हो फ्लो का, एरिया क्या होगा, एरिया पीछे भी बताया था, ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होगा। अच्छा, एरिया ऑफ फ्लो निकालना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लो निकालना है, यानी एरिया उसका निकालना है, वेटिड का। एरिया क्या होगा, दो पोर्शन में डिवाइड कर लो इसको, एक ये हो गया पोर्शन, दो ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर पोर्शन। तो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, बी, ये बी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ डी। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन का एरिया हो गया बी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू दिस डिस्टेंस इंटू दिस हाइट, 1/2 इंटू एन डी इंटू, ठीक है। अब क्योंकि दो साइड्स हैं, इसका एरिया और इसका एरिया, अब दूसरी साइड के लिए मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, दोनों साइड का आ जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एन डी। सो टोटल एरिया क्या आ गया ट्रेपेजॉइड का, बी डी प्लस एन डी स्क्वायर। अगर यहाँ पे डी कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, बी प्लस एन डी, जो कि ये लिखा हुआ यहाँ पे, जो मैंने सिंपल बात बताई थी। उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहीं रखो, sum of parallel side into the distance between these parallel sides। वैसे वो भी ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, बॉटम साइड है बी, टॉप साइड है ये, वो क्या होगी, बी प्लस एन डी ए और एन डी ए, बी प्लस 2 एन डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड, ये बन गया 1/2 इंटू 2b प्लस 2nd इंटू डी। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, ऊपर आ जाएगा b प्लस एन डी इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये यही चीज बन गई। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या उनको आपस में डिवाइड कर दो, एक ट्रायंगुलर पोर्शन में, दो ट्रायंगुलर पोर्शन और एक रेक्टेंगुलर में, या सिंपल जो फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, दोनों ठीक। खैर एरिया आ गया मेरे पास ये, उसके बाद जब एरिया आ गया तो डी साइड पे ले आया, ए डिवाइडेड बाई डी हो गया, उधर बच गया बी प्लस एन डी। ठीक है, तो बी मैं साइड पे कर लेता हूँ, बी इधर आने दिया, वो चीज़ इधर चलेगी, तो ए बाई डी माइनस एन डी हो गया, ये एक साइड पे मैंने लिख लिया। अब डिस्चार्ज होता है Q इज इक्वल टू ए बी। अब चेजिस फार्मूला था मेरे पास, V की वैल्यू चेजिस फार्मूला से क्या थी, डिस्चार्ज चेजिस फार्मूला से आता है वो क्या था, AC √mi।
अब m क्या होता है इसमें, m a डिवाइडेड बाई p, मैंने बताया था m इज हाइड्रोलिक रेडियस a डिवाइडेड बाई p, चेजिस फार्मूला मेरे पास ये बन गया। ठीक है, अब बेसिकली इसमें देखो, पहले चलो ये कर लिया, पेरीमीटर पहले यहाँ पे आ जाओ। पहले पेरीमीटर क्या होगा इसका, ट्रेपेजॉइड का पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये तो है मेरे पास b, प्लस ये साइड कैसे आएगी, ये साइड आएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये है ND, ये है D, तो ये साइड आ नहीं जाएगी, पाइथागोरस लगाओ, ND स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस से ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो दोनों साइड आ जाएंगी, एक साइड का आया ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 2 किया तो ये दोनों साइड आ गए प्लस b, तो यही चीज लिखी हुई है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। इसके इक्वल आ गया पैरामीटर b प्लस 2 अंडर रूट n स्क्वायर d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो इसको क्या किया, d जो है वो कॉमन ले लिया इसमें से, d स्क्वायर, तो वो अंडर रूट से कॉमन लोगे तो d स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके d बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो p है, बेसिकली p क्या है, वेटेड पेरीमीटर, वो किसका फंक्शन है, p इज फंक्शन ऑफ p जो है वो फंक्शन है b का और d का। ठीक है, p इज फंक्शन ऑफ b एंड d, लेकिन जब एक दफा डिजाइन हो जाता है उस वक्त b को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब एक दफा डिजाइन हो गया, आप ब्रेड कैसे चेंज करोगे, डिजाइन आपने कर दिया, b तो फिक्स रहेगा। इसका मतलब डिजाइन हो गया, b तो नहीं चेंज हो सकती, लेकिन डेप्थ ऑफ वाटर चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब p जो है वो सिर्फ फंक्शन किसका है, d का, p इज फंक्शन ऑफ ओनली डेप्थ, b का वो फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि एक दफा जब once design is done b cannot be changed but depth of water can vary, so p is function of depth। अब मिनिमम पैरामीटर, क्योंकि मैं इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो डिजाइन कर, तो इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन होता है जिसका डिस्चार्ज मैक्सिमम हो और जिसका वेटेड पेरीमीटर कम हो। सो फॉर मिनिमम पेरीमीटर जो डेरिवेटिव है p का, डेरिवेटिव है p का, क्योंकि ये फंक्शन है किसका, डेप्थ ऑफ वाटर, इस डेरिवेटिव ऑफ p with respect to derivative of depth it must be equal to 0। ये जब चीज 0 होगी तब हमें मिनिमम वेटेड पेरीमीटर मिलेगा। ये नई चीज लिखी हुई है कि पेरीमीटर उस वक्त मिनिमम होगा, ठीक है, जब पेरीमीटर मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली जब a बाई p होता है तो हाइड्रोलिक रेडियस मैक्सिमम होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जब मिनिमम पुट करोगे तो आंसर ज्यादा आएगा। पेरीमीटर उस वक्त मिनिमम होगा, यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस मैक्सिमम उस वक्त होगा, या पेरीमीटर उस वक्त मिनिमम होगा जब जो डेरिवेटिव ऑफ d है विद बेसिकली जो डेरिवेटिव ऑफ वेटेड पेरीमीटर है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, वो क्या रहेगा, 0 के इक्वल होगा। क्योंकि इसको मैं इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर डेप्थ को इंक्रीज करोगे पेरीमीटर डिक्रीज होगा। बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ये उसने इस तरह फाउंड किया, लाइक ये ऐसे है, ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है, यूं करके, यहाँ पे क्या है, d है और y एक्सिस पे क्या है, p है, ठीक है, पेरीमीटर जो है y एक्सिस पे है, जो d है वो x एक्सिस पे है, ठीक है। जूं जूं डेप्थ देखो इंक्रीज कर रही है, इस तरफ डेप्थ इंक्रीज कर रही है, ठीक है, डेप्थ इस तरफ इंक्रीज कर रही है, जो जो डेप्थ इंक्रीज हो रही है पेरीमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी इस डेप्थ पे जो पेरीमीटर था, इस डेप्थ पे पेरीमीटर, यानी जब ये डेप्थ थी पेरीमीटर की वैल्यू ये थी, जब डेप्थ ये हुई ये पेरीमीटर की वैल्यू ये हुई। ये वो पॉइंट है कि जब डेप्थ इतनी हुई तो पेरीमीटर की वैल्यू ये हुई सबसे कम, फिर दोबारा बढ़ना शुरू होगी। यानी जो जो डेप्थ इंक्रीज कर रही है पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है एक सर्टेन पॉइंट तक। अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ऑफ कर्व बनाऊं, ये एक टेंजेंट बनाता हूँ उस कर्व का, यहाँ पे ये मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ, इस कर्व का टेंजेंट ये बनेगा। अगर मैं यहाँ पे
टेंजेंट ऑफ कर्व बनाऊं, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, पेरीमीटर मिनिमम है। सो मैथमेटिकली जब मैंने इस पे एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द डेरिवेटिव बिटवीन पी एंड डी, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इट इज द डेरिवेटिव बिटवीन पी एंड डी, और यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा जब पेरीमीटर मिनिमम होगा, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव है, स्लोप है ना, स्लोप ये जीरो कब होगी, इस स्लोप इज बेसिकली क्या है, जो टेंजेंट बनाया, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो कब होती है, लाइन कब, बेसिकली लाइन की स्लोप कब जीरो होती है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो, बिल्कुल इंक्लाइंड लाइन की तो स्लोप होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है। तो यहाँ पे जो मैंने टेंजेंट बनाया इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट की स्लोप जीरो कब होगी, जब वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वो जब रहेगी तभी जीरो होगी, तो जब डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है। और देखो ना, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस जगह, यहाँ पे तो स्लोप जीरो नहीं है, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, जीरो है, ठीक है। इस पॉइंट पे जब स्लोप जीरो है, इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव, स्लोप जीरो है तो इसका मतलब डेरिवेटिव जीरो है जब पैरामीटर, तो इस पॉइंट पे जब जहाँ पे स्लोप जीरो है उस पॉइंट पे पैरामीटर की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, क्योंकि इस तरफ भी स्लोप बढ़ रही है, इस तरफ भी स्लोप बढ़ रही है, इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो क्या है, वो मिनिमम है, और इस पॉइंट पे क्या है, स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, स्लोप जीरो है। तो स्लोप जीरो जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे देखो पेरीमीटर की वैल्यू सबसे मिनिमम है। सो दैट्स वाई जो डेरिवेटिव है पेरीमीटर का विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ वो जीरो होना चाहिए। ये वो चीज़ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, ये चीज़ याद रखनी। आगे चलो, यहाँ तक हम कर चुके थे, ये रिलेशन आ गया, पेरीमीटर आ गया हमारे पास, एरिया आ गया, ये मैंने निकाल लिया, और ये मैंने बता दिया कि पेरीमीटर उस वक्त मिनिमम होगा जब डेरिवेटिव ऑफ पेरीमीटर जो होगा विद रिस्पेक्ट टू डी वो क्या होगा, जीरो होगा। अब ये किया कि जो P इज इक्वल टू ये था, ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन, इसमें देखो B है, तो ये B की वैल्यू अभी मैंने ऊपर निकाली, ये जो B की वैल्यू निकाली ना, ये B की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर दी, इसमें B में पुट कर दी। जब B की वैल्यू इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास जो आंसर आया वो ये आंसर आ गया, मतलब वो B की वैल्यू इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन की P की विद रिस्पेक्ट टू D, क्योंकि डी पी बाई डी डी मैंने अभी मैंने बताया डी डी इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये चीज़ बनेगी ना, तब उसको मैं जीरो के इक्वल इक्वेट करूंगा। तो इस पेरीमीटर वाली इक्वेशन की मैंने क्या की, डिफ्रेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू डी। तो इसकी जब मैंने डिफ्रेंशिएशन की, ये जो था ए बाई डी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा ए विद रिस्पेक्ट टू डी। तो ए को डिफ्रेंशिएट जब मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ए बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, सो जो डेरिवेटिव आएगा डी का, बेसिकली ये डी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी माइनस वन लेना पड़ेगा मुझे, ऊपर जाके वो डी माइनस वन हो जाएगा। तो डेरिवेटिव क्या होता है, एक इसमें पावर वो करूंगा मैं, ये डी टू है, ठीक है, नहीं डी वन है। जब इसका मैं डी माइनस वन का डेरिवेटिव लूंगा, माइनस वन इधर आ जाएगा बाहर, और एक पावर उसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस वन है, तो क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस वन इधर आ जाएगा, एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये बनेगा माइनस ए इंटू डी की पावर माइनस टू, तो ये बन गया माइनस ए डिवाइडेड बाई डी। तो ये यही चीज़ डेरिवेटिव लिखी हुई है इसकी, ठीक है। अच्छा, आगे डेरिवेटिव लूँगा मैं, सेकंड पोर्शन है यहाँ पे मैं बेसिकली डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको n को विद रिस्पेक्ट टू डी, तो n बाहर हो गया, d का डेरिवेटिव वन आएगा, तो ये n आ गया। यहाँ पे भी टू अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस वन एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ d क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये चीज़ बचेगी आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है पैरामीटर्स को विद रिस्पेक्ट टू डी, डिफरेंशिएशन के बाद डी पी बाई डी, ये जो मेरे इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बचा, ठीक है। माइनस एन डी में क्या हुआ, एन डी में एन कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव डी का वन ही आता है, इसलिए वो एन ही बचा। टू डी अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस वन में ये सारा पैरामीटर बाहर आ गया, एन स्क्वेयर प्लस वन,
डिफरेंशिएशन जो डी की है वो 1 आएगी। इसमें क्योंकि डी -1 था, डेट्स वाई जो है ऊपर गया -1 हुआ, तो इसका डेरिवेटिव होता है डी -2 इंटू ये वहाँ पे -1, so -1/d²। ठीक है, तो इस वजह से ये लिखा हुआ है -a। अब क्योंकि मैंने पीछे अज्यूम मैंने जो बात की थी पैरामीटर मिनिमम उस वक्त होगा जब ये dp/dt इक्वल टू होगा 0, व्हेन दिस बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल होगी, 0 के। तो dp/dd इसके इक्वल है, तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया 0 के इक्वल, क्योंकि मैंने पीछे भी बात की है कि ये चीज़ 0 होगी। इसको मैंने 0 के इक्वल इक्वेट किया, सॉल्व किया, बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जो चीज़ें। अब a²/d² है प्लस n, a की जगह मैंने यहाँ पे एरिया पुट कर दिया, बाकी पैरामीटर एज इट इज़ रखे। ये एंड पे मेरे पास इक्वेशन बची इस फॉर्म में। अब ये जो है ना b+nd/2d सॉल्व किया और इक्वेशंस को कुछ फैक्टर्स उधर ले गया, ये जिस तरह लिखी है इस तरह ही लिखनी है। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इक्वेशन की साइड पे ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ टॉप विड्थ। देखो टॉप विड्थ क्या थी, ये b थी। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक nd था, ये यहाँ से यहाँ तक nd था, और ये b ही था। तो टॉप विड्थ क्या होगी, b + nd, यानी b+2nd। ये देखो b+2nd क्या है, टॉप विड्थ डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ। तो ये जो इक्वेशन की ये साइड है इसका मतलब है हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। ठीक है, और ये जो साइड है d√n² + 1 ये क्या है, ये स्लोपिंग साइड है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तो ये आया था मेरे पास, ये चीज आई थी ना d√n² + 1, फिर पाइथागोरस लगाया था, उसको फिर मल्टीप्लाई 2 कर दिया था क्योंकि मेरे पास दो साइड्स थी, ये और ये। तो ये क्या है, बेसिकली वन स्लोपिंग साइड है ना d√n² + 1। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हाफ ऑफ टॉप विड्थ है वो इक्वल होती है 1 ऑफ द स्लोपिंग साइड। याद रखना। ठीक है, जो ट्रेपेजॉइडल चैनल होता है उसमें इकोनॉमिकल की बात कर रहा हूँ, जो हाफ ऑफ टॉप विड्थ होती है इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए, उसकी जो टॉप विड्थ है उसका हाफ वो इक्वल होना चाहिए 1 ऑफ द स्लोपिंग साइड के। ये चीज़ यही बता रही है, ये फार्मूला यही बता रहा है। ठीक है, फॉर इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल हाफ ऑफ द टॉप विड्थ दिस वन इज इक्वल टू द 1 ऑफ द स्लोपिंग साइड। ठीक है, b+2nd/2 क्या है, हाफ ऑफ टॉप विड्थ है, और d√n² + 1 क्या थी, वो स्लोपिंग साइड जो मैंने निकाली थी, ये साइड, ये इसके थी। अच्छा, उसके बाद मुझे पता है हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल होता है a/p के, एरिया भी निकाला था मैंने, ये p ये है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। मेरे पास जब डिवाइड किया जो फैक्टर इक्वेट करने वाले थे उसमें इक्वेट की वैल्यू b, जिसमें b में यहाँ पे बेसिकली जो है b प्लस, इसको सॉल्व किया इस पूरे इसको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो m आया वो इक्वल है d/2। ठीक है, यानी कि सेकंड चीज, जब भी आपने सॉल्व करना है प्रॉब्लम ऑन चैनल्स ऑफ ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन, आपने m इक्वल लेना है d/2। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ चैनल के इक्वल होता है। दो चीज़ें याद रखनी है ट्रेपेजॉइडल चैनल से रिलेटेड, कि जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, क्योंकि मैंने बताया फॉर हमें इकोनॉमिकल सेक्शन जो चाहिए होता है चैनल, उसमें डिस्चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज हाइड्रोलिक डेप्थ should be equal to half the depth of channel, number one. Second, half of the top width is equal to 1 of the sloping sides. ठीक है, यही प्रॉब्लम में हमने ये दो रिलेशन यूज करने हैं। ये बेसिकली फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज और मैक्सिमम वेलोसिटी
तब होगी जब m इज इक्वल टू डी बाई टू होगा, यानी हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल होगा हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ चैनल के, या फिर जो टॉप विड्थ है उसका हाफ वन ऑफ द स्लोपिंग साइड के इक्वल होगा, तब हमें जो है मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। ये केस है सिर्फ ट्रेपेजॉइडल चैनल का। अच्छा, ये जो था ना b प्लस टू एन डी इज इक्वल टू ये, यहाँ पे b प्लस टू एन डी अगर मैं इस साइड पे रखूँ तो वो उधर जाके क्या बन जाएगा, d अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस वन, यानी d अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस वन की जगह मैं पुट कर सकता हूँ b प्लस टू एन डी। यहाँ पे भी उसने यही किया है, ठीक है। ये जो था ना ये 2d अंडर रूट एन स्क्वेयर प्लस वन की जगह उसने पुट किया b प्लस टू एन डी, ठीक है। उसने ये किया ताकि वो ऊपर और नीचे कट जाए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूज नहीं होना कि जब उसने इससे डिवाइड किया है तो ये फैक्टर कहाँ से आया है, ये फैक्टर यहाँ से आया है, ये, ठीक है। दोबारा इसमें बता देता हूँ, ये जो फैक्टर आया है ना b प्लस टू एन डी, ये इसने इसकी जगह पुट किया है, और ये कहाँ से आया है, ये इधर से, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये उसने क्रिएट किया। ये था जी ट्रेपेजॉइडल चैनल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। जो दो कंडीशन है ट्रेपेजॉइडल चैनल के केस में, वो एक ये है कि हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ चैनल, और हाफ टॉप विड्थ जो है वो इज इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है सिंपल। एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है जिसकी स्लोप 1:1 है, ठीक है। स्लोप साइड स्लोप 1:1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, ठीक है। तो साइड स्लोप क्या होगी, n से डिनोट करूंगा मैं साइड स्लोप को 1/1, ठीक है। तो n क्या हो गया मेरे पास 1, यानी वो होता है ना 1 इन n, वो कितनी है 1:1, तो 1/n 1, तो n भी क्या हो गया 1, साइड स्लोप होगी 1। उसके बाद जो गिवन है बेड स्लोप आई होती है, ठीक है। बेड स्लोप ये आई, बेड स्लोप है 1/1200, यानी 1 वर्टिकल 1200 हॉरिजॉन्टल। इसके बाद डिस्चार्ज गिवन है 180 मीटर क्यूब पर मिनट। अब पर मिनट में है तो इसको पर सेकंड करना है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो ये 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सी गिवन है चेजिस कांस्टेंट 50, ठीक है। अगर उसने नहीं बताया तो चेजिस कांस्टेंट दे दिए सी की वैल्यू, तो इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है ना कटर्स या उस तरफ जाने की। अगर सी की वैल्यू ना दी होती फिर जाते। अब एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, डायमेंशन बतानी है चैनल की। ट्रेपेजॉइडल चैनल की डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन क्या होगी, उसकी डेप्थ बतानी है, उसकी बॉटम विड्थ बता दो, टॉप विड्थ बता दो, ये डायमेंशन है ना। बी बताना है, ये डी बताना है, बेसिकली बी और डी बताना है। बी और डी पता चलेगा तो हर चीज़ आ जाएगी। तो बॉटम विड्थ पता लगेगी, तो बॉटम विड्थ में प्लस एन डी, इधर प्लस एन डी इस साइड पे करूँगा तो मेरे पास टॉप विड्थ भी आ जाएगी। यानी मैंने बी और डी फाइंड करना है इसमें। तो अभी जो मैंने आपको पीछे समझाया कि फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेसिकली ये देखो उसने कहा मिनिमम क्रॉस सेक्शन हो उसका, तो मतलब क्या कि मिनिमम क्रॉस सेक्शन किसका होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन उस चैनल का होता है जो चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था पहले। सो जो इकोनॉमिकल चैनल होता है उसमें दो कंडीशन होती हैं, एक m इज इक्वल टू d/2, दूसरा हाफ ऑफ टॉप विड्थ इज इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड्स n स्क्वायर प्लस। ये दो रिलेशन पता होंगे मिनिमम क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए। यही दो रिलेशन यूज करेंगे और b और d निकालेंगे, d इधर से निकल आएगा, b इधर से निकल आएगा, ठीक है। यही दो रिलेशन यूज हुए हैं, एक ये दूसरा ये। यही रिलेशन पुट यूज किया, जो वैल्यूज गिवन थी उसमें
बेसिकली n की वैल्यू गिवन थी 1 था ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं गिवन थी, तो b इन टर्म ऑफ d आ गया मेरे पास। इसके बाद m होता है d/2 के इक्वल, लेकिन यहाँ पे जो है d क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मेरे पास क्योंकि q है तो मैं ये चीज़ इस इक्वेशन यूज़ करता हूँ, AC√mi। a मैं निकाल लूँगा, ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू दिस सम ऑफ स्लोपिंग साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, वहाँ से एरिया निकल आएगा, वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि b मेरा ये आ चुका है, या एरिया की जो इक्वेशन डिराइव की थी वहाँ से डायरेक्ट वहीं उठाया और ये निकाल लिया। उसके बाद वेटेड पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि m जो होता है वो d/2 के इक्वल होता है। m की जगह सिंपल आपने यहाँ पे d/2 पुट करना है, क्यों? क्योंकि मैं मिनिमम क्रॉस सेक्शन के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ, डायमेंशंस निकाल रहा हूँ फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए डिस्चार्ज ऑब्वियसली मैक्सिमम होता है, और वो दो कंडीशंस होती हैं ट्रेपेजॉइडल की जिससे हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है। एक ये वाली कंडीशन, उस सूरत में m a/b के इक्वल नहीं आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में m d/2 के इक्वल आएगा, और ये एक रिलेशन यूज करेंगे। ये दो रिलेशन यूज करके b और d की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सॉल्व करना है। चेजिस इक्वेशन यूज की, वैल्यूज पुट की, यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू कैसे आएगी? जब m d/2 पुट करोगे ना यहाँ पे, तो d एक वेरिएबल होगा, सॉरी d जो वैल्यू है अननोन होगी, तो यहाँ से d निकालोगे वो आ जाएगी, ये d की वैल्यू इस b में पुट करोगे तो b आ जाएगा 1 मीटर। तो मेरे पास b क्रॉस d क्या आ गया 1 × 1.2। ठीक है, तो यही दो डायमेंशन हमने निकालनी थी b और d। सिंपल दो रिलेशंस याद होने चाहिए कि इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन वो होता है जो मतलब मिनिमम क्रॉस सेक्शन उस चैनल का होता है जो मोस्ट इकोनॉमिकल हो, और मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन जो होता है जिस चैनल का, उसका डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। तो ट्रेपेजॉइडल चैनल के मैंने जो दो केसेस बताए कि उसमें डिस्चार्ज उस वक्त मैक्सिमम होगा जब m = d/2 होगा, और जब जो आपकी हाफ होगी टॉप विड्थ वो किसके इक्वल होगी 1 ऑफ द स्लोपिंग साइड के। ये आपका हो गया आज एंड कोर्स। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। आई होप सो समझ आया होगा। और आपके फाइनल स्टार्ट है नेक्स्ट वीक से, तो उससे पहले पहले जिसकी जो क्वेरी है, जो चीज़ समझ नहीं आई, हम एक ऑनलाइन सेशन भी रख लेंगे क्वेरीज के लिए अलग से, तो आप वो चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल्स। अल्लाह हाफिज़।